नमस्ते। हम चर्चा कर रहे हैं घृण संहिता की आसन की श्रृंखला की। तो स्वागत करता हूं सभी का घृण संहिता की व्याख्यानमाला के इस कार्यक्रम में। आज हम इस व्याख्यान में 4 आसनों की चर्चा करेंगे। कहाँ से उसका नाम पड़ा, किस प्रकार की उनकी खूबियां हैं। गोमुख आसन, धनुरासन, मत्स्य आसन और मत्स्येंद्र आसन, 4 आसनों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गोमुख आसन। गोमुख आसन गाय के मुख की आकृति होने के कारण शरीर की जो आकृति है, बनावट है, वो गाय के मुख की यानी कि मुंह की तरह होने के कारण इसका नाम गोमुख आसन पड़ा। इसमें हम पहले बाएं पैर वज्रासन में बैठेंगे, बाएं पैर को फोल्ड करते हुए दाएं नितंब के पास ले आएंगे और दाएं पैर को बाएं नितंब के पास ले आएंगे और दोनों को क्रॉस करते हुए, लेग्स को क्रॉस करते हुए, तो दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएंगे। और ये दोनों घुटने एक दूसरे के जब ऊपर आते हैं तो उस आकृति को ही गाय के मुख के समान कहा, गोमुख कहा। और फिर हाथों को एक दूसरे को पीछे से पकड़ना, एक हाथ को ऊपर से, एक को नीचे से। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर से जाएगा और जो पैर नीचे है वो नीचे से। फिर दोनों पैरों को बदल भी लेंगे, जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। ये गोमुख आसन है। यूरिनरी प्रॉब्लम दूर होती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डिजीज दूर होती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है और सीने का विकास होता है, फ्रोजन शोल्डर आपका दूर होता है, सर्वाइकल दूर होता है। इस प्रकार से कई लाभ आपको उसके आसन से मिलते हैं। तो गाय के मुख की आकृति होने के कारण ही इसका नाम गोमुख आसन पड़ा। और शरीर की कौन से पार्ट की आकृति गाय के मुख के समान बनती है, ये भी एक विशेष बात ध्यान रखनी है। तो घुटनों की जो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो घुटने रखे हैं, उनकी आकृति गाय के मुख के समान होती है, इसलिए इसे गोमुख आसन का नाम दिया गया। इसे सब व्यक्ति कर सकते हैं, कोई विशेष सावधानी या कोई विशेष इसमें निषेध करने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद हम कर रहे हैं धनुरासन की बात। धनुरासन धनुष की तरह आकृति शरीर की बना लेना। धनुष कैसे होता है? धनुष सी फॉर्म में होता है, माने पूरा इधर से उधर। कोई भी एक लचकीला जो लकड़ी का टुकड़ा होता है, जैसे हम मेन जो हमने बचपन में बनाए, वो सहतूत के पेड़ की हम जो टहनी होती थी उसको लेते थे और इधर से उधर उसको फोल्ड करते तो टूटती नहीं है, लचक उसमें ज़्यादा होती है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी उसमें काफ़ी होती है। तो उन दोनों सिरों के ऊपर रस्सी बांध करके एक दूसरे को बांध देते हैं तो उसकी आकृति जो सी फॉर्म की बन जाती है। सी जैसे सी बनाते हैं ना, तो वैसी वाली उसकी आकृति बन जाती है। आपने डी भी देखा होगा, सी कहें डी कहें तो डी जो आकृति है वो सही रहेगी, सी की बजाय। आकृति सी वाली है और जब उसके ऊपर धागा बंधता है तो डी फॉर्म में बन जाती है। तो डी जो बनती है, डी आपने जो ज्योमेट्रिकल जो आपने ली होगी ड्राइंग में, डी आपने देखा होगा, वो डी होता है पूरा इधर से पूरा इधर जमीन में टिके और फिर सीधी एक रेखा होती है, उसको डी बोलते हैं। आप सर्च करेंगे पता चल जाएगा। तो डी में जो सीधी लाइन है वो तो आपकी धागा है और वो जो बाकी का जो सी फॉर्म है उसका, वो आपका पूरा लकड़ी का होता है। तो इसलिए शरीर को मूधा लेट करके, पैरों के घुटने टखने पकड़ करके पीछे से खींचना और आगे से शरीर को उठाना धनुरासन कहलाता है। तो इसलिए शरीर की आकृति धनुष के समान होने से, आर्चरी के अनुसार होने से इसको धनुरासन का नाम दिया गया है। इस आसन को हर्निया के पेशेंट नहीं कर सकते, जिनको बैक पेन है वो नहीं कर सकते। बैक पेन में भी प्रॉब्लम होगी क्योंकि बैक पेन में हल्के बैक बेंडिंग के आसन करने हैं, ये फुल स्ट्रेच वाला आसन है। तो इस आसन का परहेज आप बैक पेन में भी करें, हर्निया में भी आपको करना चाहिए और फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल में भी इसका परहेज करें क्योंकि मसल एक्स्ट्रा स्ट्रेच हो सकती हैं इसलिए। और ये लाभ क्या देता है? कमर को फ्लेक्सिबल बनाता है, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन इनको होने से रोकता है और एक्स्ट्रा जो चर्बी है उसको दूर करता है और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचक को पैदा करने का काम करता है धनुरासन। तो धनुष के नाम पे इसका निर्माण हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य यानी कि मछली को मत्स्य कहा है, मछली का आसन। अब मछली जल में रहती है और कभी डूबती नहीं है, उसकी विशेषता होती है क्योंकि वो जल की ही परी होती है, रानी होती है। इसलिए शरीर की आकृति मछली की तरह बनाने से हाँ, व्यक्ति भी जल में नहीं डूबता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा, मैंने भी साक्षात रूप से देखा है बहुत सारे लोगों को, जो मत्स्य आसन लगा करके घंटों नदी, तालाब, सरोवर आदि में लेटे रहते हैं। उनका अभ्यास होता है, माने दोनों, उसकी विधि क्या है? सीधे पद्मासन में बैठेंगे, फिर एक दूसरे के ऊपर पैर चढ़ाएंगे, जैसे बाएं पैर को दाई जंघा पे, दाएं पैर को बाई जंघा पे रखेंगे और फिर कमर को उठा करके गर्दन को नीचे टिकाएंगे मैट के ऊपर और दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लेंगे। ये आकृति, और कमर उठी हुई रहेगी, पेट ऊपर की तरफ रहेगा।
ये आकृति मत्स्य आसन की है। इसी आकृति को, इसी विधि को पानी में यदि हम करते हैं, पानी में जा करके, तो वो मत्स्य आसन आपको डूबने नहीं देता। तो सबसे बड़ी खूबी है, कौन सा आसन है जिसके कारण व्यक्ति डूबता नहीं है। चाहे आप कहीं भी हो, आप घंटों इस अवस्था में रह सकते हैं। यदि आपका अभ्यास है तो आप डूबेंगे नहीं और तैरने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप शरीर में ऐसी शक्ति इस आसन के करने से आती है। शरीर की आकृति ही ऐसी है, जिस प्रकार से मछली पानी में कभी नहीं डूबती है, वैसे ही एक योगी भी पानी में नहीं डूबता है। तो मत्स्य आसन का निर्माण मछली के कारण हुआ है, तो मछली के कारण इसका नाम मत्स्य आसन पड़ा है। और इसकी खूबी मैंने बता दी, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है। और ये सर्वांग आसन का पूरक आसन कहा गया है। मैंने सर्वांग आसन का किया है तो उसका काउंटर पोज करना है तो आपको मत्स्य आसन करना पड़ेगा, और मत्स्य आसन का काउंटर पोज आपका सर्वांग आसन कहलाता है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं मत्स्येंद्र आसन। अब मत्स्येंद्र आसन किसके नाम के ऊपर है? मत्स्येंद्र आसन जो है, ना किसी पशु के ऊपर है, ना किसी पक्षी के ऊपर है, ना किसी बिल्डिंग के ऊपर है, ना किसी और आकृति के ऊपर है, बल्कि मत्स्येंद्र आसन केवल एकमात्र ऐसा आसन है जो ऋषि मत्स्येंद्र नाथ के ऊपर है। जो मत्स्येंद्र नाथ है, हठयोग परंपरा हम देखें तो भगवान शिव, पार्वती और उसके बाद जो सबसे पहला जो नाम आता है वो गुरु मत्स्येंद्र नाथ आते हैं। मत्स्येंद्र नाथ गुरु जो होते हैं वो गुरु जो गोरखनाथ जी हैं उनके भी गुरु हैं। सबसे फेमस रहे गुरु गोरखनाथ जी, उसके बाद गैवी, चरपटी और मीननाथ और बहुत सारे कंटक वगैरह बहुत सारे ऋषि आए। लेकिन भगवान शिव के द्वारा उपदेशित जो व्यक्ति हैं वो मत्स्येंद्र हैं। तो मत्स्येंद्र नामक ऋषि के ऊपर ये आसन है और ये बहुत अच्छा है, डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे ज़्यादा इफेक्ट पेट के ऊपर, पार्श्व भाग के ऊपर, एक्स्ट्रा फैट के ऊपर पड़ता है। और आपकी मतलब पूरी बॉडी, जितनी भी बॉडी के सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है या सबसे ज़्यादा अंगों पे प्रभाव जो पड़ता है वो इस मत्स्य आसन में ही, मत्स्येंद्र आसन में ही पड़ता है। तो मत्स्येंद्र आसन महर्षि मत्स्येंद्र के ऊपर नाम है, ऋषि मत्स्येंद्र के ऊपर नाम इसका है, इसको मत्स्येंद्र आसन कहा है। तो ये केवल पहला आसन है जो किसी ऋषि के नाम के ऊपर रखा गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, सब व्यक्ति कर सकते हैं। डायबिटीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, सर्वाइकल, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा फैट को बहुत जल्दी से दूर करता है, गुप्त रोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो बहुत ही, मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा अंगों पे प्रभाव यदि कोई आसन डालता है तो मत्स्येंद्र आसन डालता है। तो ये 4 आसन हमने चर्चा की। एक मत्स्येंद्र आसन जो कि ऋषि मत्स्येंद्र के नाम पे पड़ा, जिसका नाम धनुरासन, जिसका नाम धनुष की आकृति के ऊपर पड़ा, जिसके गोमुख आसन जो गाय के मुख के ऊपर उसका नाम पड़ा, मछली के नाम पर मत्स्य आसन का नाम पड़ा। इनकी खूबी, इनकी विशेषताएं मैंने बताई, सावधानी आप क्या बरत सकते हैं, और इस संबंध में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप आसानी से इसके इन क्वेश्चनों का आंसर कर सकते हैं। इन्हीं से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और जो क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे या कोई परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, उनके लिए भी, उन टीचरों के लिए, उन सभी टीचर, योग टीचर जो हैं, जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर हैं, एक्सपर्ट हैं, उन लोगों को भी इन आसनों की इन गूढ़ता का पता होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ हैं। कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछ सकता है मत्स्य क्यों नाम है, मत्स्य क्या होता है, ये मत्स्येंद्र कौन है, मत्स्येंद्र नाम क्यों पड़ा इनका, तो ये इस आसन का, इसका धनुरासन है तो धनुष क्या होता है, तो आप बताएंगे कैसे कैसे शरीर को में लचक पैदा करता है। धनुष में भी बहुत सारी लचक होती है, इसीलिए वो मुड़ सकता है, तो वो बताएंगे। गोमुख में गाय क्या होती है, गाय का इंपॉर्टेंस क्या है योग में, वो भी आप उससे रिलेट करके बता सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये जानकारी रहेगी। तो 4 आसन करके हम बताएंगे। तो ये आसन की बारे में हमारा जो सेशन है, गोमुख आसन, धनुरासन, मत्स्य और मत्स्येंद्र आसन को हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी 4 आसनों को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। व्याख्यान कैसा लगा इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा, ताकि कोई सुधार की गुंजाइश है तो उसमें सुधार किया जा सके, और चीज़ों को ऐड ऑन करना है तो ऐड ऑन भी हम कर सकते हैं। आपके फीडबैक ही इस व्याख्यान मालाओं को बेहतर बनाते हैं। तो मुझे अपने सुझाव देते रहिए, और आपके जो फीडबैक हैं, सुझाव हैं, या मेरी गलतियों को जो आप टोकते हैं या उनके आप तर्क वितर्क करते हैं, डाउट जब आप मुझे भेजते हैं, तो मुझे अति प्रसन्नता होती है। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि आप समय निकाल करके इस वीडियो को देख रहे हैं और उसमें कोई कमी लग रही है तो मुझे सूचित कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत एक सौभाग्य की बात है। इसलिए आप सभी योग परिवार के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ, और जल्द ही अगले वीडियो के साथ आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए स्वाध्याय, सानिध्य और अभ्यास जारी रखें। शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।